अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 5 आपका आ रहा है 7 मार्क्स का। तो आज इसको वन शॉट में कवर करेंगे। देखिए, हमने सीखा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ लाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर अपने गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। सपोज हम प्लान कर चुके हैं, अगर हमें अपने प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें एक प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो आज समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है। तो देखो सर, अगर आप अपने प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 4 स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। कोई भी प्लान है आपका, ठीक है। सपोज मेरा 10th तक स्कूल था, अब वो 11th 12th एफिलेटेड हो गया, ठीक है, उसको एफिलेशन मिल गया है। अब मुझे 11th 12th शुरू करनी है, तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा भाई मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। भाई मुझे अकाउंट्स, इको, बीएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ानी पड़ेगी। अब मुझे क्या बताओ, क्या सारे काम एक जगह हो सकते हैं? घर में भी कमरे बना रखे नहीं बना रखे, खाने के लिए किचन, नहाने के लिए बाथरूम, सोने के लिए बेडरूम। अब इमेजिन करो एक ही हॉल में सारे काम हो रहे हैं, यहीं कोई नहा रहा है, यहीं कोई खाना बना रहा है, ले साबुन उछल के कढ़ाई में, दिक्कत होगी नहीं होगी? कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने में मुश्किल होगा नहीं होगा? तो आपने यहाँ क्या कर रखा? डिपार्टमेंट बना रखे हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। यस और नो? डन। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, वो सारे सब्जेक्ट जो कॉमर्स से रिलेटेड है वो कॉमर्स में, जो साइंस से रिलेटेड है वो साइंस में। अब कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साइंस वाली क्लास में सिर्फ साइंस वाले और ह्यूमैनिटी वाले में सिर्फ ह्यूमैनिटी वाले। तो इसे बोलते हैं हम डिपार्टमेंटेशन। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटेशन। एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। या और भी बेसिस होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। डन। अब बताना तो पड़ेगा कौन क्या काम करेगा, है ना। अब ये सोचना भी तो पड़ेगा कि यार इको का यार किसको बनाएंगे, यार एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, यार फिजिक्स एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, यार अकाउंट्स कौन पढ़ाएगा, यार एमकॉम होना चाहिए। तो ऐसे हम असाइन करेंगे। हम स्किल मेंशन, बंदे नहीं आए अभी, बंदे स्टाफिंग में आएंगे, अभी बंदा कोई नहीं आया, अभी वो सोच रहे हैं कि यार ये कौन करेगा, ये रिक्वायर्ड स्किल हमें क्या चाहिए होगी इस जॉब को परफॉर्म कराने के लिए, जो उस बंदे के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, जिसे हम स्टाफिंग में हायर करेंगे। डन। अब देखो, अगर सारे बंदे एक ही लेवल पे होंगे ना तो बस फिर तो भूल जाओ, काम हो जाएगा तुम्हारा, नहीं हो सकता काम। अगर तुम्हें काम सिस्टमेटिकली कराना है तो उनके बीच में तुम्हें वर्किंग रिलेशन क्लियर करना पड़ेगा कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे रिपोर्ट लेगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा। इसे बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। आपको क्लियर करना पड़ेगा कि सर ये सुपीरियर है, ये आपको ऑर्डर देंगे, आप इनसे ऑर्डर लेंगे, आप इनको ऑर्डर देंगे, ठीक है, आप इनसे रिपोर्ट लेंगे, आप इनको रिपोर्ट देंगे। जैसे आपके स्कूल के अंदर होता है प्रिंसिपल, एचओडी एंड देन आपके सब्जेक्ट टीचर्स, देन स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल एचओडी को ऑर्डर देगा, एचओडी क्लास टीचर को, क्लास टीचर स्टूडेंट्स को। तो एक क्लियरिटी रहेगी। यस और नो? तो तब जाकर आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, एक फ्रेमवर्क बनकर तैयार हो जाएगा। किस चीज का? जॉब्स एंड पोजीशंस। आपने देखा मैंने एक चीज करी, जॉब्स एंड पोजीशन। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल देखते हो तो जॉब्स होती हैं, वर्टिकल देखते हो तो पोजीशंस होती हैं। तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे बनकर तैयार होता है? आइडिया के थ्रू। किसके थ्रू? आइडिया के थ्रू। तो अगर आपसे कहा जाए ना विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि इस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो आपने परफॉर्म करी जिसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? आइडिया। क्या है शॉर्ट ट्रिक? आइडिया। पहले आपने आइडेंटिफाई किया, डी से डिपार्टमेंटेशन करी, फिर आपने असाइन करा, देन आपने एस्टैब्लिश करा। तो ए पहले और ई बाद में इस आइडिया में। डन। तो क्या बनकर तैयार हुआ? आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क बनकर तैयार हुआ। ये देखो, ये रहा कि प्रिंसिपल, फिर एचओडी एंड देन सब्जेक्ट टीचर, देन फिर स्टूडेंट। स्टूडेंट किसी लेवल का पार्ट ही नहीं है। तो ये आपकी टॉप लेवल हो गई, ये आपकी मिडिल लेवल हो गई और ये आपकी लोअर लेवल हो गई। तो ये कब जाकर बनकर तैयार हुआ? जब आपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस परफॉर्म करी। पहले आइडेंटिफाई किया क्या क्या करना पड़ेगा, फिर एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करी, फिर आपने असाइन करा भाई ये काम कौन करेगा, फिर आपने रिलेशन एस्टेब्लिश किया। तो क्या बनकर तैयार हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जॉब्स एंड पोजीशन, एक फ्रेमवर्क ऑफ जॉब्स एंड पोजीशन। तो कैसे बनकर तैयार हुआ ये? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से। डन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है ये वाइडर होगा या ये लॉन्गर होगा, वाइडर होगा या लॉन्गर होगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, कि एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट मैनेज कर रहा है। अगर वो क्या भैया, अगर वो अपने अंडर में ज्यादा बंदों को मैनेज कर पा रहा है, अगर वो अपने अंडर में ज्यादा बंदों को मैनेज कर पा रहा है तो सर ये लॉन्गर बनेगा।
कि ये दो बंदे भी मैनेज कर पा रहा है, ये सुपीरियर है, ये दो और सबॉर्डिनेट, ये उनके नीचे के सबॉर्डिनेट को भी मैनेज कर पा रहा है। तो अगर उसके अंदर कैलिबर ज्यादा है ना, अ सबॉर्डिनेट कैन मैनेज, है ना, मैनी पीपल, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, लॉन्गर। डन। बट अगर वो कम लोग मैनेज कर पा रहा है तो एक बंदा हमें रखना पड़ेगा जो थोड़े बहुत करेगा, फिर ये जो थोड़े और बहुत करेगा, फिर ये, तो कैसा बनेगा, वाइडर। तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनकर कैसे तैयार हुआ, आइडिया के थ्रू। किसके थ्रू, आइडिया के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू। पर उसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर मैनेज कर पा रहा है। कम कर पा रहा है तो वाइडर, ज्यादा कर पा रहा है तो लॉन्गर। डन। क्लियर हो गया यहां तक। अब ध्यान से समझते हैं। देखो, आपने जब एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करी, ठीक है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, है ना, या किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सुटेबल रहेगा। तो अब थोड़ा आपको यहाँ पे एफर्ट ज्यादा पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है सर, जब मैं एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर रहा हूं तो मेरे पे दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला कि मैं एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं सारे फंक्शन एक जगह परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, आपने कमरे बना रखे हैं ना, खाने के लिए किचन, नहाने के लिए बाथरूम, सोने के लिए बेडरूम, सब एक जगह होगा, मुश्किल होगा ना। तो ये कहलाता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? पर ये सिर्फ तब सूटेबल है, ये सिर्फ तब सूटेबल है जब आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हो या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, एक प्रोडक्ट बना रहे हो या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो। जहां आपने डिसाइड किया कि मुझे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, जहां आपने डिसाइड किया मुझे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, तो वहां ये स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं रहेगा, वहां ये स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये एक गारमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें यहां हो रही है, ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीजें यहां हो रही हैं, सेल से रिलेटेड यहां हो रही है, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें यहां हो रही है, अलग अलग हमने डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है, क्योंकि एक जगह सारे हो नहीं सकते। पर जहां मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे अब गारमेंट के साथ साथ फुटवेयर भी बनाने हैं, कॉस्मेटिक भी बनाने हैं, अब ये स्ट्रक्चर मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर नहीं सकता। अरे घर में भी जब शादी हो जाती है ना दोनों भाइयों की, तो एक ही किचन में दोनों के खाने नहीं बन सकते, दीवार बीच में डालनी पड़ती है, अलग अलग डिवीजन करना ही पड़ता है, वरना क्या होगा, बर्तन बजेंगे। ऐसे ही संस्था के अंदर होगा, ऐसे ही इंस्टीट्यूशन के अंदर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। दो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन एक ही डिपार्टमेंट में वो पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताओ, एक ही क्लास में कॉमर्स और साइंस के बच्चों को बिठा लेंगे क्या? नहीं हो सकता। तो साइंस वालों के लिए अलग क्लास और कॉमर्स वालों के लिए अलग क्लास। समझ आ गया? एक क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट तो पढ़ाए जा सकते हैं एक स्ट्रीम से रिलेटेड, कि पीरियड अलग अलग बना दिए, पर आप स्ट्रीम अलग ही ले आओ तो वो पॉसिबल नहीं है। अब तो दीवार डालनी ही पड़ेगी, 10th के बाद 11th में दीवार डालनी ही पड़ती है, कॉमर्स साइंस अलग करने ही पड़ते हैं। समझ आ गया? तो अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, किसमें? एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तो अब आपके लिए क्या सूटेबल है? डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आपको गारमेंट्स का अलग बनाना पड़ेगा और फुटवेयर का अलग बनाना पड़ेगा। गारमेंट्स की प्रोडक्शन अलग, फुटवेयर की प्रोडक्शन अलग, गारमेंट्स की मार्केटिंग अलग, फुटवेयर की मार्केटिंग अलग, गारमेंट्स की अकाउंटिंग अलग और उसकी अकाउंटिंग अलग। अब आप चाहे कितने भी डिवीजन ऐड कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि फुटवेयर वाला गारमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप आसानी से नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाहते हो, तो इससे बढ़िया कोई स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर हो गया? तो अब आप आसानी से नए नए डिवीजन ऐड कर सकते हो। तो अब यहीं से ही इसकी मेरिट और डीमेरिट बनेगी। तो अगर मैं फंक्शनल के फायदे देखूं, अगर मैं फंक्शनल के बेनिफिट देखूं, तो बहुत सारे हैं। क्या सर? हम एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर रहे हैं फंक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे। अरे किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे। प्रोडक्शन के अंदर सारी प्रोडक्शन वाली, मार्केटिंग के अंदर सारी मार्केटिंग वाली, और सेल्स के अंदर सेल्स वाली, अकाउंट्स के अंदर अकाउंट वाली। डन। तो अब एक एक डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो मैं एक ही टाइम पे सारे फंक्शन पे ध्यान दे पा रहा हूं। ठीक है, एक ही टाइम पे मैं सारे फंक्शन पे ध्यान दे पा रहा हूं। जैसे आपकी क्लास के अंदर होता है अकाउंट्स का पीरियड अलग, इको का पीरियड अलग, बीएसटी का पीरियड अलग, तो एक ही टाइम पे हम पांचों सब्जेक्ट पे ध्यान दे पा रहे हैं। पर तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाएं एक ही टाइम पे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक तो स्पेशलाइजेशन आएगी। क्या आएगी?
क्योंकि अकाउंट्स के टाइम पे सिर्फ आप अकाउंट पढ़ रहे हो, ईगो के टाइम पे सिर्फ आप ईगो पढ़ रहे हो, ऐसे। तो प्रोडक्शन वाले सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, मार्केटिंग वाले सिर्फ मार्केटिंग पे, तो स्पेशलाइजेशन आएगी। अटेंशन टू एवरी फंक्शन, ये फायदा होगा। अरे यस और नो? डन। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? मैचेस। क्या है शॉर्ट ट्रिक? मैचेस। तो पहला क्या फायदा हुआ? अटेंशन टू एवरी फंक्शन, अटेंशन टू एवरी फंक्शन। दूसरा क्या है सर? क्या होगा? स्पेशलाइजेशन आएगी, रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगी, कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाएंगे, है ना, ट्रेनिंग देना आसान रहेगा। अब मैं कहूंगी भाई गारमेंट बनाना सीख, तो वो मुश्किल है, पर अभी उसे मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेज दिया, भाई तुझे सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करनी है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैं एक बच्चे को बोल ले तू कॉमर्स सीख, तो परेशान हो जाएगा ना। तो अकाउंट्स के पीरियड में सिर्फ अकाउंट पढ़ा रहे हैं तो सीख पाएगा, बीएसटी के पीरियड में सिर्फ बीएसटी पढ़ा रहे हैं तो सीख पाएगा। समझ आया? तो ट्रेनिंग देना आसान रहेगा, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ उसे लिमिटेड स्किल एक्वायर करनी है। डन। रिसोर्सेज वेस्ट कम होंगी, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं इसके। तो मैचेस, MATCHES, तो HE से हाई एफिशिएंसी। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, नुकसान क्या है इसके अंदर? वो शॉर्ट ट्रिक है LIC पॉलिसी। क्या है शॉर्ट ट्रिक? LIC पॉलिसी। अब देखो जी, प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग में, उसे मतलब नहीं है कि कैसे बन रहा है और उसे मतलब नहीं है कैसे बिक रहा है। तो क्या होगा? यहाँ कन्फ्लिक्ट्स होंगे। क्या होंगे? मान लो सेल्स वाला ऑर्डर लेके आया पर्पल कलर का, मान लो पेंट की कंपनी है, प्रोडक्शन वाला कह रहा है जी आज तो ऑरेंज बनेगा। क्यों बनेगा? कि कल सर रेड और येलो बना था, मशीन पे लगा रह गया था, तो वो उसे ऑरेंज बनाना हमारे लिए आसान रहेगा रेड येलो से, ठीक है जी। तो वो कह रहा नहीं भाई पर्पल का ऑर्डर लाया है, कह रहा नहीं आज तो ये बनेगा, अगर हम पर्पल बनाएंगे तो हमें पहले सारा साफ करनी पड़ेगी मशीन, उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे। क्लियर हो गया? जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होगी, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, और कुछ बात हो गई तो अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर सकते। सेल्स वाला कहेगा इनकी गलती, प्रोडक्शन वाला कहेगा परचेज वालों की गलती, रॉ मटेरियल सही लाके नहीं दिया, परचेज वाला कहेगा फिनेंस की गलती कि उन्होंने टाइम पे हमें फंड लाकर नहीं दिए। तो यहाँ ब्लेम गेम चलेगा। क्या चलेगा? ब्लेम गेम। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, कन्फ्लिक्ट है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है। ओवरऑल हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने आप को बढ़िया समझेगा, फंक्शनल एम्पायर हो जाएगी, इग्नोर कर देंगे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। उन्हें सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, उन्हें सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मतलब है। कोई डाउट यहां तक? तो क्लियर हो गया? तो अगर आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, है ना, तो आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा, तभी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आएगी। एक ही जगह पे आप प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, परचेज करोगे, पॉसिबल नहीं है। घर में भी कमरे बना रखे ना अलग अलग, ऐसे ही। पर ये तब तक सूटेबल है जब तक आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो। जहां आपने डिसीजन लिया मुझे एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करना है, वहां ये स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट का काम नहीं कर सकते। तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। डन। फायदे क्या है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आएगी, अटेंशन दे पाएंगे सभी फंक्शंस पे एक टाइम पे, ट्रेनिंग देना आसान रहेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगी। नुकसान क्या? कन्फ्लिक्ट होंगे डिपार्टमेंट्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है, और क्या? इनफ्लेक्सिबिलिटी रहेगी एक दूसरे को लेकर, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल रहेगा, ठीक है। बट अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो फिर आपके लिए सूटेबल क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या है सूटेबल? डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए हमने क्या करा, प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग अलग पूरे डिवीजन बना दिए, ठीक है ना। तो अब गारमेंट्स वाले सिर्फ गारमेंट्स बना रहे हैं और फुटवेयर वाले सिर्फ फुटवेयर। तो गारमेंट से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, प्रोडक्शन, परचेज, फिनेंस, वो सब गारमेंट्स के डिवीजन में हो रही है, और फुटवेयर से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है वो सब फुटवेयर डिवीजन में हो रहा है। तो यहां क्या आएगा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगी। क्या आएगी बेटा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या है शॉर्ट ट्रिक? फेडअप। क्या है शॉर्ट ट्रिक? फेडअप। तो एक तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगी, और यहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान है। अरे फुटवेयर अगर नहीं बिक पा रहे तो क्या गारमेंट्स की गलती है? तो यहां पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो, बट गारमेंट्स डिवीजन के अंदर आप किसी की गलती फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। प्रोडक्शन वाला कहेगा परचेज की गलती है, रॉ मटेरियल बढ़ाने लाके दिया, परचेज वाला कहेगा फाइनेंस की गलती है, फंड टाइम पे अवेलेबल नहीं कराए। तो डिपार्टमेंट में आप गलती निकाल नहीं सकते, पर डिवीजन में आप गलती निकाल सकते हो। तो यहां आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो, पर डिपार्टमेंट्स के बीच में आप नहीं कर सकते। तो फंक्शनल में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती, पर डिविजनल में हो सकती है। डन। यहां पर आप नए प्रोडक्ट आसानी से ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग डिवीजन आप नया डिवीजन ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? तो इसलिए आप क्या कर सकते हो? यहां पर आसानी से एक्सपेंशन कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो।
क्लियर हो गया? आप एक डिवीजन की गलती निकाल सकते हो, क्लियर है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो बता सकते हैं। डन। और वो अपने हिसाब से इनिशिएटिव भी ले सकते हैं। उन्हें अब गारमेंट्स वालों को कुछ करना है तो फुटवेयर वाले थोड़ा ना पूछेंगे, क्लियर हो गया? अब एसडी मैनेजमेंट को कुछ करना है तो एसडी पब्लिक वालों थोड़ा ना पूछेंगे, अलग अलग डिवीजन है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो फेडअप, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान है, एक्सपेंशन करने में हेल्प होगी। डन। आप डिविजनल जो रिजल्ट है आप उसे एसेस कर सकते हो, किसकी गलती है गलती नहीं है, कौन सा प्रॉफिट में कौन सा लॉस में है। डन। अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स कर सकते हो, वो अपने हिसाब से इनिशिएटिव ले सकते हैं। और इसमें क्या होगी? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगी। क्या आएगी? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? मल्टीपल फंक्शनल यूनिट है एक ही डिविजनल स्ट्रक्चर में, एक गारमेंट्स की, एक फुटवेयर की, फिर कॉस्मेटिक की, आप जितनी मर्जी ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। तो डिविजनल स्ट्रक्चर इज द एक्सटेंशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इज द एक्सटेंशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। एक ही डिविजनल स्ट्रक्चर में मल्टीपल फंक्शनल यूनिट है। देखो ये गारमेंट्स की है और ये फुटवेयर की है, ये देखो। तो ये अपने आप में एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है जहां पर हमने एक्टिविटीज की ग्रुपिंग फंक्शन के बेसिस पे करी। डन। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब इसमें क्या ड्रॉबैक है? इसकी शॉर्ट ट्रिक है CID। क्या है शॉर्ट ट्रिक? अब इसमें भी कंफ्लिक्ट रहेगी डिवीजन को लेकर, है ना। अब जैसे आपके SD मैनेजमेंट है, SD डिग्री है, SD पब्लिक है, अरे संस्था तो एक ही है। डन। पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो तो एक ही है। रिसोर्सेज को लेकर वो कहेंगे हमें दो, हमें रिनोवेट करना है, वो कहेगा जी हमें दो। तो एक दूसरे में कंफ्लिक्ट रहेगी। किसको लेकर? रिसोर्सेज को लेकर। क्योंकि क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है? एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। डन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इधर देखो, ये गारमेंट्स में भी प्रोडक्शन हो रही है, अकाउंटिंग हो रही है, और फुटवेयर में भी अलग से प्रोडक्शन हो रही है, अकाउंटिंग हो रही है। तो यहाँ एक एक काम दो बार हो रहा है देखो। और अगर एक और डिवीजन बनाएंगे तो 3 बार होगा। तो यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। यहाँ इकोनॉमिकल नहीं पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। क्या पड़ता है? कॉस्टली। तो दोनों में क्या फर्क है सर? बड़ा सिंपल सा फर्क है सर। ये फंक्शन के बेस पे बनता है, वो प्रोडक्ट के बेस पे बनता है। वहां फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, वहां प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है, यहाँ डिवीजन में हो सकती है, पर फंक्शनल में नहीं हो सकती, क्योंकि डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बट डिवीजन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डन। और यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वहां प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है फंक्शनल में, आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। पर डिविजनल में है, आप नए नए अलग से आप ऐड करते रहो, पुराने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है टॉपिक स्वाहा। क्लियर है यहां तक? अब देखो जी, अब आता है मेन टॉपिक, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट का टॉपिक है, फुल फोकस के साथ। देखो, अगर सारे के सारी पावर टॉप लेवल अपने पास कंसंट्रेट करके रख ले बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन द हैंड ऑफ, है ना, इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। सब कुछ सेंट्रलाइज कर लिया कि कोई भी काम करना है पहले हमसे अप्रूवल लो, मतलब हमारे बिना कोई पत्ता नहीं हिलेगा। डन। तो फॉर एग्जांपल CEO है, सारे डिसीजन खुद लेता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं रिक्रूटमेंट का, यही बताएगा प्रोडक्शन मैनेजर कौन होगा, मार्केटिंग मैनेजर कौन होगा, सेल्स मैनेजर कौन होगा। प्रोडक्शन के अंदर भी सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर, फॉरमैन, क्लर्क, अकाउंटेंट कौन होंगे। सेल्स के अंदर सेल्स पर्सन कौन होंगे, सब ये हायर करेगा। अकाउंटिंग में क्लर्क कौन होंगे, सब ये हायर करेगा। जब तक ये अप्रूव नहीं करेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। इसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है ना, तब ये चल जाता है, होता है ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे काम खुद ही करते हैं। बट सर ऐसा हो नहीं सकता कि वो मैनेजर की हेल्प ना ले। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैनेजर के लिए ओवरबर्डन हो जाता है, कभी कभार इम्प्रैक्टिकल हो जाता है उसके लिए बर्डन को हैंडल करना, है ना। मान लो दिवाली का टाइम है, ऑर्डर ज्यादा आ गए, अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने अधिकारों को, जो उसके पास अधिकार है ना, किसे हायर करना है और किसे हायर नहीं करना है, ठीक है, वो अपने अधिकार डाउनवर्ड ट्रांसफर कर देगा अपने सबऑर्डिनेट को, और साथ में जिम्मेदारी दे देगा कि भाई सही बंदे लाइयो। क्लियर है? तो दिवाली के टाइम पे, सिर्फ दिवाली के टाइम पे, क्योंकि वो ओवरबर्डन हो गया, उसके लिए इम्प्रैक्टिकल है बर्डन को हैंडल करना, तो उसने डाउनवर्ड ट्रांसफर कर दिया कि भाई मेरे बदले भाई तू ले आइयो, प्रोडक्शन तू संभाल ले, उसके अंदर रिक्रूटमेंट, क्योंकि जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा तीनों डिपार्टमेंट में काम ही नहीं होगा, हायरिंग नहीं होगी, तो ऐसे तो डिले होता चला जाएगा। तो प्रोडक्शन तू संभाल ले, मार्केटिंग और सेल्स मैं देख लूंगा, तो उसका जो बर्डन है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। प्लस इसे भी कुछ सीखने को मिलेगा, इसका भी मोरल बढ़ेगा, मोटिवेशन होगा, इतने सब में मुझे दिया, इसका भी डेवलपमेंट होगा, और इसे थोड़ा सा इसका जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। अरे यस और नो? बट जब वो टाइम निकल जाएगा तो वापस वो अपने पास ले लेगा। ठीक है, तो ये थोड़े टाइम के लिए था,
बट इसे हेल्प लेनी पड़ेगी मैनेजर को। अगर सेंट्रलाइज किया हुआ है आपने तो मैनेजर को कभी ना कभी तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अपने टास्क को तो कभी ना कभी शेयर करना ही पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट को कभी ना कभी। डन विद क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कुछ गलत करा ना, पता लगा अपने भाई यार दोस्त यार को रख लिया, तो फिर तू जिम्मेदार है, तेरे से मैं जवाब लूंगा, तेरे से मैं जवाब लूंगा। डन, क्लियर हो गया। पर इसका मतलब ये है कि हमने उसे सारी दे दिया छूट कि भाई तू रख, किसे रखना है किसे नहीं रखना है, तो इसका मतलब ये है कि तो फ्री हो जाओ, तो ऐसा नहीं है। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिक्शन। अब मैं किसी को बाइक की चाबी दे देता हूं, ले भाई ले जा, वो अपने किसी और दोस्त को दे देता है, वो ठोक के ले आता है, तो मैं तो उसे ही पकड़ूंगा, हाँ भाई क्या करा, वो ये थोड़ा ना कहेगा मैंने तो उसे दे दी थी, उसे पूछो मुझे उससे क्या मतलब, मैंने तो तुझे दिया था। तो अगर आप डेलीगेट कर देते हो अपने काम को किसी और को, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पीछा छुड़वा लिया। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिक्शन। अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी, आप अपने अधिकार, अपनी जिम्मेदारियां ट्रांसफर कर सकते हो, पर अपनी अकाउंटेबिलिटी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी मतलब बीइंग आंसरेबल, वो जवाबदेही आपकी रहेगी। हाँ आप उससे जवाब लो बाद में, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर फाइनल अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी क्योंकि वो काम आपका ही था। अब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होने लगी, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बढ़ते चले गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ते चले गए। अब एक दो बार हेल्प नहीं लेनी। अभी तो क्या हो रहा था, दिवाली का टाइम था या कुछ था तो आपने हेल्प ले लेते थे, बाकी टाइम आप खुद ही संभालते थे। अब ये रोज का काम हो गया, तो मैनेजमेंट तो ऊपर से देख ही रहा, वो कह रहे जब ये रोज रोज हेल्प ले ही रहा, क्यों ना हम ही मैटर क्लियर कर दें। तो फिर कंपनी पॉलिसी बनाती है किसकी, डिसेंट्रलाइजेशन की। किसकी बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन की। वो क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली डिस्पर्स कर देते हैं, सिस्टमेटिकली डिस्पर्स कर देते हैं सारे के सारे अथॉरिटी को अप टू द लोवेस्ट लेवल, अप टू द लोवेस्ट लेवल अमंग ऑल द एम्प्लॉइज। सबके रोल बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्शन को कहते हैं भाई अपने डिपार्टमेंट तू खुद देख, मार्केटिंग को कहते हैं अपने डिपार्टमेंट भाई तू खुद देख, और सेल्स को कहते हैं अपने में खुद देख। फिर उन्हें कहते हैं तुम अपने नीचे वर्कफोर्स अपने आप हायर करो। तो प्रिंसिपल ने एचओडी को बोला, एचओडी हायर करे, एचओडी ने सब्जेक्ट टीचर हायर करे, सब्जेक्ट टीचर ने मॉनिटर हायर करे, तो काम आसानी से हो गया। पहले प्रिंसिपल ही सब कर रहा था, तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अप टू द लोवेस्ट लेवल हमने सबको क्या कर दिया, सबके रोल हमने बढ़ा दिए। तो अगर हम डेलीगेशन करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन का एक्सटेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन थोड़ा नैरो कंसेप्ट है और डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा वाइडर कंसेप्ट है। डेलीगेशन में हम एक दो की हेल्प लेते हैं, बट डिसेंट्रलाइजेशन में सबकी। तो इन डेलीगेशन भी मल्टीप्लाइड बाय 1 और 2, बट इन डिसेंट्रलाइजेशन भी मल्टीप्लाइड बाय मैनी। तो ये वाइडर कंसेप्ट है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अगर केस स्टडी के अंदर ये आ जाए विच कंसेप्ट इज हाईलाइटेड हियर, या तो आंसर डेलीगेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन, फिर वहां सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं होगी। पर अगर ये आ जाए केस स्टडी में विच पॉलिसी इज हाईलाइटेड हियर, तो फिर वहां या तो सेंट्रलाइज्ड होगा या डिसेंट्रलाइज्ड, फिर वहां डेलीगेशन नहीं होगा। क्योंकि डेलीगेशन तो ऑप्शनल है कि तुम्हारे पे ओवरबर्डन हो गया, तुमने हेल्प ले ली। डेलीगेशन तो ऑप्शनल है, वो तो तुम्हारी मर्जी है ना। अगर कंपनी ने क्या किया हुआ है, अगर कंपनी ने काम डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, कोई डाउट यहां तक, वो तो फिर आपकी मर्जी है। बट अगर हम कंसेप्ट वाइज देखें तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरी बात को। अगर कंपनी ने सेंट्रलाइज किया हुआ है तो बस भाई फिर तो ऑप्शन है ही नहीं, आपको कभी ना कभी तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो फिर डेलीगेशन आपका फिर क्या है, कंपलसरी, आपको कभी ना कभी तो हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसा कोई मैनेजर नहीं है जो कभी हेल्प ना ले। डन। बट कंपनी सेंट्रलाइज करे या डिसेंट्रलाइज करे ये ऑप्शनल है, वो उनकी मर्जी है। डेलीगेशन तो आपको करना ही पड़ेगा अगर कंपनी ने सेंट्रलाइज किया हुआ है। अगर कंपनी ने सेंट्रलाइज किया हुआ है कभी ना कभी तो फिर हेल्प लेनी पड़ेगी मैनेजर को। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी उसके ऊपर ओवरबर्डन होगा ही नहीं। पर डिसेंट्रलाइज करना ही नहीं करना है वो फिर कंपनी की पॉलिसी है। टॉप लेवल फिर खुद डिसीजन लेता है कि हम सेंट्रलाइज करें या डिसेंट्रलाइज। पर अगर कंपनी ने सेंट्रलाइज किया तो डेलीगेशन तो मैनेजर को कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। कोई डाउट यहां तक, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए जी, अब इनके एक बार फटाफट हम क्या समझते हैं, इनके इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखो अगर हम बात करें डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस की तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, MDHCEO। हाँ जी, MDHCEO। क्या सर क्या है? पहला, एक तो बर्डन रिड्यूस होगा, ये बिल्कुल अलग है, ये इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो बर्डन रिड्यूस हो जाएगा कि भाई प्रोडक्शन तू संभाल ले, मार्केटिंग और फाइनेंस मैं देख लूंगा, तो एक तो बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा फिर वो भी मोटिवेट होगा कि यार काम उनका मुझे दे दिया पूरा अधिकार, वो भी मोराल बढ़ेगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा, उसे भी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो M से मोटिवेशन, D से डेवलपमेंट होगा। दूसरा H से क्या है, हिरार्की बेसिस पे होता है ये
है ना, सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करेगा। ये नहीं कि प्यून है ना पानी लेके जा रहा था, प्रिंसिपल राउंड पे जा रहे थे, प्रिंसिपल को कहा सर आप वहां तो जा ही रहे हो, उन्हें पानी दे देना, ऐसा नहीं होने का। सबऑर्डिनेट सुपीरियर को नहीं डेलीगेट कर सकता, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कर सकता है। तो ये हिरार्की बेसिस पे होता है। कैसे होता है? फिर जिसके साथ आप जिसको डेलीगेट करोगे तो उसके साथ रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। अब देखो 50 जनों की क्लास है, 1-2 से ही काम कराती है टीचर, तो उनके साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं ना, तो इससे सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन इंप्रूव होगा। डन। प्लस बेटर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि प्रोडक्शन अब वो संभाल रहा है तो मार्केटिंग सेल्स वो देख लेगा। डन। दूसरा इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, वो मेन चीजों पे ध्यान दे पाएगा। ग्रोथ होगी, कंपनी को ग्रोथ करा पाएगा, वरना तो छोटे मोटे कामों में खुद ही उलझा रहेगा। तो ये सारे फायदे हैं। तो MDHCEO, C से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, E से इफेक्टिव मैनेजमेंट और O से ओवर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अच्छा जी, डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो जी, उसकी शॉर्ट ट्रिक है डॉक्टर फिट सी। डॉक्टर फिट सी। पहला, एक तो R से देखो मेन कि टॉप लेवल को अब रिलीफ मिल गया कि सारे ही अधिकार उन्होंने अप टू द लोवेस्ट लेवल तक डिस्पर्स कर दिए, सभी के रोल बढ़ा दिया। प्रोडक्शन को देख रहा है, मार्केटिंग को, सेल्स को, उसके अंदर फिर वो अपने नीचे देख रहे हैं। तो यहाँ रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? हाँ, फुल फ्रीडम यहाँ थोड़ा ज्यादा है। यहाँ अपने हिसाब से वो इनिशिएटिव ले सकता है। क्या ले सकता है? अपने हिसाब से इनिशिएटिव ले सकता है। डिसीजन फास्ट हो गया, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। डेलीगेशन में तो काम उसी का ही है, वो तो करवा लिया, टास्क शेयर कर दिया, पर इसमें तो कंपनी ने ही दे दिया ना, इसमें तो कंपनी ने दे दिया, तो अपने हिसाब से इनिशिएटिव ले सकते हैं। यहाँ फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी, फ्यूचर टैलेंट डेवलप होगा, क्योंकि सब वो काम खुद ही कर रहा है। फिर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो बेटर होगा ही होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये तो दो कॉमन है। ये तो वहां पे भी था, ऑफर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और बेटर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वहां पे भी था। बट यहाँ इनिशिएटिव ज्यादा ले पाएगा, यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्शन ज्यादा है ना, फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी। डन। तो ये सारे इसके फायदे हैं। फ्यूचर टैलेंट डेवलप होगा और टॉप लेवल रिलीफ मिल जाएगा टॉप लेवल को। ठीक है भाई। तो डेलीगेशन में क्या किया, किसी 1-2 से हेल्प ली, पर डिसेंट्रलाइजेशन में सबको ही हमने सेलेक्टिवली डिस्पर्स कर दिया अप टू द लोवेस्ट लेवल। तो इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 1 और 2, बट इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय मैनी। अगर कंपनी ने सेंट्रलाइज किया तो डेलीगेट तो करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी मैनेजर ओवरबर्डन तो होगा ही होगा। पर डिसेंट्रलाइज करना है नहीं करना, ये ऑप्शनल है, ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो सामने आपके, ठीक है, देखो ये जो आपके सामने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है, किस चीज का? जॉब्स एंड पोजीशन का। ये टॉप, ये मिडल, ये लोअर, ये कैसे बनकर तैयार हुआ? जब आपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस परफॉर्म करी, जब आपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस परफॉर्म करी तभी तो बनकर तैयार हुआ। पहले आपने आइडेंटिफाई किया हमें क्या क्या करना पड़ेगा, फिर आपने एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करी, है ना, डिपार्टमेंटेशन, फिर आप असाइन करोगे ये काम कौन करेगा, क्या स्किल होनी चाहिए उसके पास, फिर आप रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे रिपोर्ट लेगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा। तब जाके स्ट्रक्चर बना, जब आपने कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करी? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तब जाके क्या बना? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या बना? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है, अब चाहिए फंक्शनल तैयार हो चाहे डिविजनल, चाहे आप फंक्शन के बेसिस पे एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करो या प्रोडक्ट के बेसिस पे। जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो या तो एग्जाम में आएगा विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या आएगा विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हाईलाइटेड हियर। तो अगर कहे विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो या तो फंक्शनल होगा या डिविजनल, पर अगर वो कहे विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हाईलाइटेड हियर तो या तो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या होती है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो सोच समझ के बनाई जाए, विच इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। डेलिबरेट मतलब सोच समझ के, कॉन्शियस मैनर में, प्लान्ड मैनर में, विच इज डेलिबरेटली, ठीक है, क्रिएटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसका फोकस क्या है? फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो सोच समझ के बनाया, प्रोडक्शन वाली प्रोडक्शन में, मार्केटिंग वाली मार्केटिंग में। डन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आया समझ में? तो इसका फोकस सारा का सारा किसके ऊपर है? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। या एम्प्लॉइज की सोशल पर्सनल नीड पे फोकस नहीं किया जाएगा। सर बीमार है, माँ बीमार है इसलिए नहीं आ पा रहा, ना भाई, छुट्टी कटेगी,
बात खत्म। यहां सारा फोकस किस पे है? काम के ऊपर। ये स्टेबल है, इंप्लॉइज आते रहेंगे जाते रहेंगे पर ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, ये स्टेबल है। यहां कम्युनिकेशन स्केलर चेन के थ्रू होता है, किसके थ्रू? फिक्स पाथ के थ्रू, ठीक है, फिक्स पाथ के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, चलती रहेगी, डन। और डेलिबरेटली क्रिएटेड होती है, ऑर्गेनाइजेशन गोल के ऊपर इसका फोकस होता है। बट ड्रॉबैक क्या है कि इसके अंदर डिले इन एक्शन होगा, प्रोसीजरिंग डिले होगी क्योंकि स्केलर चेन के थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी ना, ठीक है। और पर्सनल और सोशल नीड पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। डन भाई, कोई दिक्कत? चलो जी आगे देखो, लास्ट 1 मिनट और, चैप्टर स्वाहा। देखिए अब ये स्ट्रक्चर बन गया, सोच समझ के बनाया, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए बनाया, स्टेबल है, स्केलर चेन फॉलो होती है, सब कुछ सही है, वर्किंग रिलेशन क्लियर है। बट जब ये सारे मिलकर काम करेंगे तो इनका मिलना जुलना होगा, सोशल और पर्सनल इंटरेक्शन होगा एट द वर्क प्लेस, एट द वर्क प्लेस। तो मान लो ये बंदा है, ये बंदा है, ठीक है, और ये बंदा है, ये तीनों बंदे ना क्या करते हैं, इन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है तो ये सैटरडे संडे क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, ठीक है भाई। ये बंदा है, ये बंदा है, ये दोनों बंदे क्या है, इन्हें मूवीज पसंद है तो वीकेंड में मूवी का प्लान बना लिया इन्होंने, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर काम करते हैं तो एट द वर्क प्लेस ड्यू टू पर्सनल एंड सोशल इंटरेक्शन एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। जो ये सोच समझ के नहीं बनाया, बस बन गया भाई। आपकी 50 जनों की क्लास होती है, 4-5 के साथ दोस्ती बन जाती है ना, आपके आपस में वाइब मैच हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार हुई इसे बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अरे बोलो भाई, क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड। स्पॉन्टेनियसली मतलब बिना सोचे समझे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू पर्सनल एंड सोशल इंटरेक्शन, ड्यू टू पर्सनल एंड सोशल इंटरेक्शन एट द वर्क प्लेस, एट द वर्क प्लेस, ठीक है ना। जिससे हम क्या कर पाए, अपनी सोशल एंड पर्सनल नीड को सेटिस्फाई कर पाए। भाई ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो जब तक सोशलाइज नहीं करेगा तो दिक्कत होगी ना, दुख दर्द ना बांटे, है ना, हंसी मजाक ना करे, गॉसिप ना करे तो मजा नहीं आता। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, फास्टर कम्युनिकेशन होता है क्योंकि कोई स्केलर चेन नहीं फॉलो होती, कभी भी व्हाट्सएप कर दिया दोस्त को, कभी भी कॉल कर दी बिना टाइम देखे। पर आप टीचर को ऐसे तो कॉल नहीं करोगे ना, प्रिंसिपल को, प्रॉपर एक स्केलर चेन है जिसको आप फॉलो करोगे। प्लस यहाँ करेक्ट फीडबैक है, जो है भाई मुंह पे है, वो कह रहा भाई बताइए कैसा लग रहा हो, बता दोगे आप जैसा लग रहा है वो, भाई क्या लग रहा है, सी बिल्कुल एकदम से बताओगे आप, डन। तो करेक्ट फीडबैक दोगे आप, ठीक है ना। फास्टर कम्युनिकेशन होगा, अरे यस और नो। तो FFC इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, FFC फास्टर कम्युनिकेशन होगा, पर्सनल सोशल नीड पूरी होगी। मान लो दोस्त कहने लगा यार आज मैं नहीं आ सकता यार, हम ना बाद में देख लेंगे, सारे मान जाएंगे कोई बात नहीं भाई बाद में चलेंगे। पर भाई स्कूल का टाइम 8 बजे तो 8 बजे ही है, वो 1-2 जनों की वजह से चेंज नहीं होने का, ठीक है ना। तो यहां पर्सनल और सोशल नीड को फुलफिल किया जाता है, करेक्ट फीडबैक है। पर इसके नुकसान है यहां पे कुछ, क्या, SMS चैट। इनफॉर्मल का नुकसान क्या है, SMS चैट, यार र्यूमर बहुत फैलते हैं, ठीक है। और क्या है, स्टेबल नहीं है, कोई भी नया चेंज करने लगोगे रेसिस्टेंस आएगी, नहीं क्योंकि ग्रुप बने हुए ना। अब जैसे ट्यूशन में टाइम बदलने लगो, दोस्तों के ग्रुप होते हैं, नहीं भैया इस समय नहीं आ सकते, पर स्कूल का टाइम आ गया बात खत्म, वहां नहीं कुछ सुनने का, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल में ये दिक्कत है, रेसिस्टेंस टू चेंज, स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। और मोर एम्फेसिस ऑन पर्सनल एंड सोशल नीड, भैया इस समय तो ये यहाँ जाना है, भैया इस समय तो हमारी फेयरवेल है, भैया आज तो इसका बर्थडे है। स्कूल में नहीं कोई सुनता, अगर प्रैक्टिकल है तो है, बात खत्म, बोर्ड का एग्जाम है तो है। तो ये है, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कभी भी मुझे DM करो, आपको रिवर्ट बैक मिलेगा। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, डिटेल लेक्चर ऐप पर अवेलेबल है, आप बायो में से ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। और एक्सेस हम आपको फ्री में अवेलेबल करा देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।